हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? गुड, वेरी गुड। ऐसे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है। स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 10th के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, बिफोर टचिंग द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू हैव टू डिस्क्राइब सम टर्मिनोलॉजी ऑफ इट्स। इसके कुछ टर्म को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी और हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। टर्निंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, बिकॉज हम कंफ्यूज नहीं है तो आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कुछ टर्म की और रटना नहीं है। देखना, ये सारे टर्म कंपोनेंट कहलाते हैं। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ सर्किट। ये सर्किट, क्लोज सर्किट, अभी सर्किट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ड सुन लो। तो उसके कंपोनेंट क्या है? ये सारे कंपोनेंट ये सब मिलकर के कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, बात आ गई। चलिए तो वन बाय वन चलते हैं। आते यहां से स्टूडेंट, एक ये सिंबल है, वो सेल का सिंबल है। क्या है ये सेल है। ये हमने डायग्राम बना दिया टाइम बचाने के लिए पहले से। ये सेल है और जब ये सेल है इसको मैं छुपा दूं तो ये सिंगल यूनिट सेल हो गया। अगर खोल लूं तो दो सेल, ऐसे ही थर्ड भी कनेक्ट कर लो, फोर्थ भी कनेक्ट कर लो, तो जितने कनेक्ट कर लो, अगर एक यूनिट है तो सेल कहलाएगा, और मोर देन वन यूनिट अगर सेल हो गया तो यही कहलाएगा बैटरी। क्या कहलाएगा? बैटरी। यानी कि मोर देन वन सेल कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, एक से ज्यादा यानी दो और दो से अधिक अगर सेल को कनेक्ट कर दो टुगेदर किसी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए, तो वो बैटरी कहलाएगा। तो देखा हमने, ये बैटरी है, सिंबल भी यही है, सिंगल है तो सेल का सिंबल है, हमने सिंबल भी देख लिया। तो डिफाइन करने के लिए पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज सेल, तो कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ये सिंगल यूनिट है तो बस वही लिख दो एग्जाम में कि ये सिंगल यूनिट दैट कन्वर्ट, क्या करती है ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट जो करता है वो सेल कहलाता है। और ऐसे ही सेल दो या दो से ज्यादा हो जाए तो बैटरी कहलाती है। तो बैटरी का फंक्शन वही है कि केमिकल एनर्जी को जो उसके अंदर स्टोर है, पहले से बाय डिफॉल्ट स्टोर किया गया है, उसको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर दे इज कॉल्ड द सेल। सिंपल। चलिए अब आते हैं इस पे, इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट किसका? सर्किट का। कौन से? इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो अब आ गया अमीटर। ये अमीटर क्या है? ये अमीटर हमारा क्या है? अमीटर सिंपल सा क्या बोलोगे, एक यूनिट इलेक्ट्रिकल करंट का है। ये यूनिट करंट का एक यूनिट है जिसको आई से डिनोट करते हैं, बस इनका यही काम है। ठीक है, एम्पियर का क्या है? आई से डिनोट करते हैं और इनका काम है इलेक्ट्रिक करंट का के यूनिट है। अब बात करते हैं अमीटर का। अमीटर का क्या काम है? अमीटर का काम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस बल्ब में कितना करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करते हैं। यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखेंगे डिफिनेशन में? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट को मेजर करते हैं किसमें? ये बल्ब जलने में, या रेफ्रिजरेटर कुछ भी रख लो, उसको चलाने में या बल्ब को जलाने में जितना इलेक्ट्रिक होती है तो उसको ये मेजर करते हैं। ठीक ना, तो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। और ये भी जान लो, इनको जो एमीटर है ये भी जान लो, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अमीटर न रहे तो पता नहीं चले कितनी हमारी इसमें करंट जा रही है। हाई वोल्टेज का भी कंसेप्ट आएगा, तो ये बहुत जरूरी है। जिस मकान में, जिस घर में वोल्टेज बहुत हाई चला जाता है उसमें देखते हैं करंट कितना है। चलिए तो अब अगले पे बढ़ते हैं, अगले टर्म बढ़ते हैं। इस पे आते हैं रेसिस्टर पे। आर इसका सिंबल, आर इसका आर से
डिनोट करते हैं और इसका सिंबल है ऐसे, ऐसे देखो आर सिंबल भी हमने देखा। तो ये आर क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? किसी वे में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, किसी रास्ते में बाधा खड़ा करना। तो किसके रास्ते में? करंट के रास्ते में। किसके रास्ते में? इलेक्ट्रिकल फ्लो के रास्ते में बाधा। बाधा मतलब रोकने के लिए क्या? नहीं, ऐसा कभी कभी होता है कि हमें इलेक्ट्रिक को रेगुलेट करना होता है कि कुछ वो कम हो जाए, उसकी पोटेंशियल कम हो जाए, उसकी इंटेंसिटी कुछ कम कर दें ताकि हमारा कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, या मुझे जितने रिक्वायरमेंट है उतने ही करंट फ्लो हो। तो उसके लिए एक रेसिस्टर लगाते हैं, और ये रेसिस्टर एक ही नहीं कई हो सकते हैं। आगे हम पार्ट थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि रेसिस्टर सीरीज में, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, कैसे उसमें करंट मेजर की जाती है, ये सब हम देखेंगे। ये रेसिस्टर है, तो इनका क्या काम है? ये भी एक इलेक्ट्रिकल एक कंपोनेंट है दैट ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है किसको? इलेक्ट्रिकल करंट को, और मैं कहूं लिमिट कर देता है, उनको थोड़ा लिमिट में कर देता है जितने हमें चाहिए। और मोटा मोटी ये कहूं कि इलेक्ट्रिकल करंट को रिड्यूस करने के लिए काम करता है, वो है रेसिस्टेंस। हो गया डिफाइन? कोई दिक्कत? अब आते हैं वोल्ट मीटर पे। ये वोल्ट मीटर क्या है भाई? एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने इलेक्ट्रिक जा रहे हैं उसको मेजर करने के लिए, वैसे ही वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। काम क्या है इसका? कि किसी दो पॉइंट के बीच में, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच में कितना, दो पॉइंट के बीच में कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करता है। क्या? बड़ा ध्यान से समझना, इसकी पोस्टमार्टम करेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, देखिए ये बड़ा इसमें छुपा हुआ चीज है। ये क्या मैंने बोला? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कौन सर्किट में? क्लोज सर्किट में। क्यों क्लोज? क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन रहेगा, एक सर्किट क्लोज रहेगी, तभी इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा। क्यों होगा? अभी जस्ट देखेंगे आफ्टर 5 मिनट। तो मैंने कहा कि किसी दो पॉइंट पे, तो दो पॉइंट क्या यहीं पे मैं रट के बोल रहा हूं क्या? नहीं, किसी भी दो पॉइंट पे निकाल लो, किसी भी दो पॉइंट पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी दो पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मेजर करना चाहें तो वोल्ट मीटर से ही मेजर कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या काम है? सिंपल सी बात है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। हो गया डेफिनेशन? जो देखा वो मैंने लिख दिया। अब जरा बात करते हैं इनकी। मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या भाई? आप कहते हो ना कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है। आप ऐसे झगड़ा करते हो आपस में, बोलते हो ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कर क्या सकते हो। वही पोटेंशियल कुछ वैसा ही है। क्या? सर्किट में क्या पढ़ रहे हैं? करंट के फ्लो को पढ़ रहे हैं, करंट के फ्लो को। और करंट के फ्लो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, बड़ा ध्यान समझना, थोड़ा सा ये आगे चर्चा करना, मैं यही कर दूं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे रहेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, करंट फ्लो जब कर रहे हैं, तो करंट फ्लो जब हम कर रहे हैं, उस करंट फ्लो में कितना हमें एक चार्ज को, चार्ज ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहा है, तो उसको हम करंट बोल रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे मिलियन बिलियन की बात होती है किसी कंडक्टर में। अगर मान लो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है स्टूडेंट, इस कंडक्टर में हम एक इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए ले रहे हैं, ऐसे मिलियन बिलियन इसमें होते हैं, तब वो कहते हैं, तब एक यूनिफॉर्म मोशन में जाते हैं, देखेंगे तो कहते हैं करंट फ्लो हो रही है। अभी सिंपल इतना समझिए, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो ऑफ द करंट, है ना। ये चार्ज है, इन्हीं के फ्लो से करंट होता है। तो ये पोटेंशियल का क्या मतलब है, इनकी ताकत से क्या मतलब है क्या? कि ये तभी होगा जब यहां से यहां, यहां से यहां मूवमेंट करेंगे। जब मूवमेंट करेंगे तो इस पे हमें, आप पढ़े हो मोशन में, वर्क फोर्स में, कि मूवमेंट तभी होगा जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे। देखो कैसे रिलेशन हुआ इस चैप्टर का फोर्स एंड मोशन से, है ना, वर्क एंड फोर्स मोशन से। तो आप देखो उस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेंगे तब अपनी जगह से हटेगा, तभी ये मूव करेगा और करंट फ्लो होगी। तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, कितना वर्क, मैं असली टर्मिनोलॉजी वर्क बोलूं,
इस इलेक्ट्रॉन पे कितने अमाउंट का वर्क रिक्वायर्ड है, किस लिए, टू मूव, इसको मूव कराने के लिए किसको, एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट। ये क्या मैंने बोला, रेफरेंस पॉइंट मतलब कि जहां से आप लेना चाहते हो, जहां से करंट फ्लो करना चाहते हो, इनफाइनाइट से या कहीं किसी फील्ड से पर्टिकुलर इनसाइड द सर्किट, ठीक ना। तो जहां से, जिस मान लो यहां से आप चाहते हो फ्लो कराना, तो यहां से जब फ्लो कराओगे तो इलेक्ट्रॉन पे वर्क करना पड़ेगा। और कितना वर्क करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, वैसे ही मिलियन बिलियन को मूव कराने में कितना वर्क रिक्वायर्ड है, कितना वर्क नीड होगी रेफरेंस पॉइंट से इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। ये क्या फिर मैंने एक उल्टा बोल दिया कि भाई मूवमेंट है तो पढ़ा था मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहां एक्सेलरेशन की बात नहीं करना, विदाउट एक्सेलरेशन, कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क करना पड़ेगा, वैसे ही मिलियन बिलियन पे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इनमें मूवमेंट होगा, तो चार्ज मूव करेंगे सर्किट में, क्लोज सर्किट में, तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ये बात मैंने क्या कह दिया भाई, ये मैंने क्या कहा कि जो वर्क, अब ये वर्क कैसे होगी, कौन करेगा वर्क, स्टूडेंट, यही सेल वर्क इस पे करेंगे, यही इन पे अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, यही दो से ज्यादा सेल मिलकर जो बैटरी कहलाएगी, ये इन्हीं का काम है, इन पे वर्क करेंगे तो मूवमेंट इनमें होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सिर्फ कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की मैंने बात किया कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, बस इतने समझे रहिए। आइए देखते हैं कि इसका जो हमने वोल्टमीटर की बात किया, तो इनका क्या है, एसआई यूनिट वोल्ट है। और डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन आप पढ़े होंगे, डायमेंशन, और एक यहां पे मैं बताऊंगा आपके बुक में हो या ना हो, क्या होता है, एक बेस होता है इनका, एक डायमेंशन होता है, एक एसआई बेस डायमेंशन होता है इनका यूनिट का। तो इनका मार्कर की प्रॉब्लम है, ML2T पे -3 और I पे -1, ये डायमेंशन का हो गया। और एसआई बेस्ड डायमेंशन, क्या मैंने बोला, एसआई बेस्ड डायमेंशन, एक ये भी होता है एसआई बेस्ड डायमेंशन। एसआई बेस्ड डायमेंशन इनका क्या होगा, जैसे केजी वाली बात हो गई, तो केजी मीटर स्क्वायर और केजी मीटर स्क्वायर ए पर -1, कैपिटल ए की बात कर रहा हूं, और ए सेकेंड की बात है -3। ये क्वेश्चन आते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई। थोड़ा सा अब और आगे चलने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा, कंपोनेंट ऑफ सर्किट देखा, हम लोगों ने देखा सिंबल भी देख लिए कि कैसे कैसे सिंबल यूज करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ सिंबल नहीं देखे हैं, जरा देख लेते हैं। एक आध सिंबल ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, क्या, जो ऐसे मिला, ऐसे हुआ, ऐसे कर दिया, तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं। क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। तो सिंबल कोई बात नहीं, आपके बुक में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, अब जैसे मैंने कहा कि एमीटर का ये है ऐसे, तो ये प्लस या माइनस है, वोल्टमीटर का ऐसे, तो ये प्लस या माइनस, ऐसे क्यों, देखो मैंने यहां जोड़ा है, तो प्लस करंट का फ्लो, अभी तक ये समझ लो फिलहाल, अभी देखो पासा पलट जाएगा, करंट का फ्लो प्लस से है ऐसे, तो इसका प्लस यहां से और माइनस यहां, फिर यहां पे वोल्टमीटर आया तो प्लस यहां माइनस यहां, यानी कि इसके डायरेक्शन में जो आएगा वो माइनस, और जो प्लस वाले के साइड में पड़ेगा उसको प्लस, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ते हैं, और ये सिंबल है। अब काम की बात करते हैं स्टूडेंट के जो दिल, चैप्टर के जो दिल में है उसको निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर के दिल में क्या है स्टूडेंट, एक सर्किट की बात होती है, दिल है इसका सर्किट, इसमें करंट का फ्लो, यही दिल है। चलिए इनसे बहुत सारी चीजें उगलवाएंगे, अब इसकी पोस्टमार्टम करते हैं। अभी हमने तो सिंपल एक ड्रॉ किया है, इसमें काम की बात तो किया ही नहीं है स्टूडेंट। अभी तक कन्वेंशन थी कि जो प्लस का डायरेक्शन है, किसका, सेल के जो नोड है प्लस का, जो उसका डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हुआ करंट फ्लो का। अभी तक तो यही कन्वेंशन है। चलिए अभी देखो ये क्यों ऐसा है कि प्लस के, जब ये इलेक्ट्रिक की बात हुई तब इलेक्ट्रॉन की चर्चा
दुनिया में नहीं थी। तो देखा गया कि जो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होती है वो क्लॉकवाइज होती है। कैसा होती है स्टूडेंट? क्लॉकवाइज। ये क्या मैंने लिखा? ये क्लॉकवाइज होती है। मान लिया, चलो मैं भी मान लिया क्लॉकवाइज होती है। तो क्लॉकवाइज जब होती है तो होती है जब इलेक्ट्रॉन का ज्ञान हुआ साइंटिस्ट जगत को, तो उसके नेचर को देखा कि ये तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल के लिए, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस चीज पे हमने नाज किया कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल, एक फोर्स लगाया, वर्क किया गया, तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव किए, तो करंट हुई। उसी इलेक्ट्रॉन का जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये तो इसका डायरेक्शन ऐसे नहीं है, इसका डायरेक्शन तो उल्टा है, इसका डायरेक्शन तो उल्टा है। बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। फिर हुआ कि बस चुप, हल्ला नहीं करना, क्योंकि बहुत दिन से काफी गैप है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन वाले में। तो इतने दुनिया में तो सब लोग अभी तक पारंगत हो गए, यही पढ़ के बहुत सारे काम हो गए, मोटर बन गई, बड़े बड़े मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिकल में चर्चा हो गई। अब सब उल्टा हो जाएगा। तो साइंटिस्टों ने बड़े चालाकी से काम लिया स्टूडेंट, कहा कि नहीं, बस एक ट्विस्टिंग कर देते हैं, काम हो जाएगा। क्या माना कि इलेक्ट्रॉन ही फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक के फ्लो के लिए, उनका डायरेक्शन अभी तक हम लोगों ने कहा क्लॉकवाइज, लेकिन देखा गया कि इनका तो एंटी क्लॉक है। तो ये क्यों ना कह दें कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन होता है। बात बन गई, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ये क्या मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इधर होता है, कोई बात नहीं भाई, मैं तो यही कह रहा हूं, थोड़ा उसमें पॉलिश कर दिया कि जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट करंट का है। तो यही तो पुराने समय से ही कन्वेंशन थी। बात वही हो गई। कितना बढ़िया से ढक दिया साइंटिस्टों ने अपनी बातों को, और वो सही भी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आइए जरा एक एक चीज का चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, घर में, आपके घर में लाइट है तो आप जानते हो लेकिन सोचते नहीं हो। स्टूडेंट, जो ये प्लस वाला साइन है, अगर देखो ध्यान से, तो ये प्लस वाले को इलेक्ट्रिशियन से जब पूछोगे तो क्या बताएगा कि भाई ये फेज है, और जो माइनस वाला साइन है इसको कहेगा कि ये तो अर्थिंग है। ये अर्थिंग फेस आपके घर में है, होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज है। और फिर ये चीज भी है कि प्लस वाले पे, यहां प्लस वाले पे हाई पोटेंशियल, HIGH हाई पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं। और निगेटिव वाले पे लो पोटेंशियल, क्या? लो पोटेंशियल होता है। और स्टूडेंट, एक चीज मैं यही क्लियर कर दूं कि प्लस और माइनस से ये कंक्लूड मत करना कि प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा पावर का है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ साइन का खेल है। अभी प्रूफ करेंगे कि दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है ना? चलिए, ये न्यूटन का फोर्स वाला नहीं है कि कौन बड़ा कौन ज्यादा, ये दोनों पे सेम, दोनों की पावर सेम है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, इसी को फेज कहते हैं और इसी को अर्थिंग भी कहते हैं। अब जरा आते हैं, करंट फ्लो किधर हो रही है? इधर। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं, लेकिन माना ये करंट इधर फ्लो कर रही है। अब जरा देखो, इलेक्ट्रॉन की बात किए तो क्या किए? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, ये बड़ी मजेदार बात है। ठीक ना? तो कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन और कैसे करंट को फ्लो करा के बल्ब को जलाता है, जरा इस पर विचार करो। ठीक है ना? चलो देखते हैं। जब इधर इसका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। ठीक है? कैसे चलता है देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां से निकलते हुए यहां आया, यहां से ये ऐसे समझ लो कि यहां पे बहुत कुछ, कोई मटेरियल है। क्या है? यहां पे मान लो कोई मटेरियल है, और यहां से कोई लेवर आता है। मान लो यहां से कोई लेवर आया और यहां से लेके यहां आया, इसमें से कुछ लेके फिर चला गया। ठीक है? इसमें से लेके चला गया, फिर कहीं खाली करके
फिर एक बकेट लाया, फिर यहां से लेके चला गया, फिर यहां खाली करके यहां उल्टा आया, यानी ऐसे आया और यहां से कुछ लिया और फिर चला आया, फिर खाली कर दिया, फिर यहां से आया और यहां से कुछ लिया, चला गया। ऐसे ही समझने के लिए मैंने बताया। ऐसे ही क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से आता है, प्लस के पास आता है और यहां से कुछ एनर्जी यानी कुछ यहां से इंटेंसिटी लेके, कुछ यहां से चार्ज लेकर के जाता है यहां पे, फिर लौट के आता है और यहां पे बल्ब को जलाता है, फिर यहां आकर के खाली होता है, फिर यहां से यहां आता है, फिर यहां से ले जाता है कुछ, फिर बल्ब को जलाता है, फिर यहां आके खाली, फिर यहां से, ये साइकिल, ये रिपीटेशन बहुत फास्ट होता है। हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहां तो कंडक्टर में मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है ना, फ्लो की। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आता तो ऐसे ही है, लेकिन फिर यहां से जाता है और यहां बल्ब जलाता है, रेफ्रिजरेटर में सप्लाई देता है, फिर चला जाता है। ऐसे आपका करंट का फ्लो होता है। अभी बात आगे बहुत दूर तक करेंगे चार्ज की, अभी इतना नहीं, ये तो हमने स्ट्रक्चरिंग किया है सर्किट का, कैसे कैसे ये लोग चलते हैं। चलिए, अब बात हुई कि जो करंट है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, तभी तो जो वोल्टेज है इस सर्किट में हमें किसी दो पॉइंट के बीच में लेना पड़ा। अगर मान लो एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, कहीं हाई प्रेशर कहीं लो प्रेशर ना हो, तो करंट फ्लो नहीं होगा। वैसे ही नहीं होगा कि दो टंकी ले लो 1000 लीटर की और दोनों में पानी भर दो, कोई निकलने का साधन न बनाओ, ठीक है, तो पानी भर गई, दोनों में बराबर, कहीं नहीं निकल रहा है। लेकिन उन टंकी का एक ऊपर कर दो, एक थोड़ा नीचे कर दो और एक टंकी में नीचे छेद कर दो, पानी बाहर निकलने लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में पानी भी आने लगेगा। तो वैसे इनका भी है। तो हमें हर पॉइंट पे डिफरेंसेस वोल्टेज के होते हैं, तभी तो वोल्टमीटर को नापते हैं। तो वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर होते हैं, उधर फ्लो होते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, किसका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। तभी चार्जेस ही फैक्टर्स हैं करंट का। इसका मतलब कि करंट भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। जब चार्ज मूव करता है तो करंट भी उधर जाती है। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आ कहां से रहा है, आ कहां से रहे हैं, ये कैसे फ्लो करते हैं, कहां से आते हैं। थोड़ा सा आपको डीप समुद्र में गोता लगाने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, अटेंशन बनाए रखना। चलिए देखो ये कैसे आते हैं, मैं इसको बता दूं। आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो स्टूडेंट, अगर ये एटम है, क्या मैंने बोला, ये क्या है, ATOM, ये एटम है, ये एटम है। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, जिसको मैंने बोला ये न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में यहां पे ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये रहते हैं। ये भी किसी से छुपा नहीं है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे 9th में, 10th में पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। अब चलो, तो यहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और यहां न्यूक्लियस है ये। अब देखो होता क्या, बेसिकली हम बात कर रहे हैं सर्किट में किस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, फ्री इलेक्ट्रॉन का। जिस कंडक्टर में, ये कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें करंट पास नहीं होगी। प्लास्टिक, रबर, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बहुत फ्यू, किसी काम के नहीं। हमें फ्री चाहिए जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें मैं पोटेंशियल दे दूं, यहां से स्विच को ऑन कर दूं, ये बैटरी उस पे एक पोटेंशियल वर्क कर दे और वो फ्लो कर जाए, वो फ्री हो चलने के लिए, उसकी बात मैं कर रहा हूं। बात समझ में आई। तो कंडक्टर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कंडक्टर में ज्यादा अच्छा होगा उतना ही कंडक्टर अच्छा कहलाएगा। कंडक्टर तो बहुत हैं, सिल्वर के बेस्ट हैं, कॉपर के हैं, लेकिन सिल्वर में बहुत कुछ नहीं होता है, कॉपर में दोनों चीजें होती हैं। इसलिए उसमें जो उसका आप देखो 29 की बात होती है कॉपर का, एटॉमिक नंबर की बात करो तो अगर दोनों से 29 होती है तो उसमें बहुत ही बेस्ट, यानी कि यूजफुल लाइफ में बेस्ट कंडक्टर देखा जाए तो कॉपर को ही माना जाता है। वैसे कंडक्टर तो सिल्वर है, लेकिन कंडक्टिविटी के मामले में, कंडक्टिविटी मतलब जो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा ले, फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा ले यूनिफॉर्म मोशन में, वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कॉपर की बेहतर होती है। इसलिए
कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। अब उसमें भी क्या सारे कॉपर के वायर, सारे कंपनी के वायर नहीं, डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है, उसके अंदर मटेरियल कैसा है, मटेरियल पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो कराने की कैपेसिटी कितनी उस कंडक्टर में है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं जरा डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे। तो देखो कैसे ये निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट पर रहते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है आउटर साइड पे, कोई बात नहीं। अब देखो जरा न्यूक्लियस है, कहा गया ये थोड़ा हाई लेवल की चीजें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े आसान शब्द में यही बता देता हूं, थोड़ा सा आपको टच कराता हूं कि ये न्यूक्लियस में यानी एटम के न्यूक्लियस में कुछ हलचल होती है, इम्बैलेंस होता है। जब न्यूक्लियस इम्बैलेंस हो जाता है, यानी मैं कहूं कि व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियस एग्जिस्ट, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाए तो एक इंटरनल कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या मैंने बोल दिया भाई, ये इंटरनल कन्वर्जन मैंने क्या बोल के गलती कर दी? अरे भाई कोई गलती नहीं की। जब इसमें एक डिस्टरबेंस होती है तो एक कन्वर्ट, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, कभी कभी इनसे भी कुछ कन्वर्जन हो करके यहां पे उछल के इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चला जाता है। अनबैलेंस जब न्यूक्लियस होगा तो यहां पे कन्वर्जन होने लगेगा, यानी कि व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियस एग्जिस्ट देन इंटरनल कन्वर्जन स्टॉप। यानी कि जो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस है वो इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा ऑर्बिट से। यहां डिस्टर्बेंस होगी तो जो न्यूक्लियस है वो किससे इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा? ये ऑर्बिट से, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट से इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा किसके? एटम के। तो जब इस डिस्टर्बेंस से इंटरेक्शन शुरू हो गया तो उसमें कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती है कि जो एटम होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं। तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो फ्री नहीं है वो नहीं चाहिए। स्टूडेंट बहुत ऐसे कंडक्टर हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो कंडक्टर भी है, लेकिन बाद में उनको हीट कर दोगे ज्यादा तो वो इंसुलेटर बन जाते हैं। बहुत ऐसे इंसुलेटर हैं जिनको आप हीट कर दो तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, या उनको कूल कर दो बहुत तो कंडक्टर बन जाते हैं। अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये बात आई कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्री निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं। अनस्टेबल जब न्यूक्लियस हो जाता है तो इसी में से कुछ कन्वर्जन शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, और ये इनसे ऐसी इसमें एनर्जी आती है कि इस एनर्जी से ये यहां से मूव करके ऑर्बिट से अपना लाइजनिंग शुरू करते हैं और ऑर्बिट में चले जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने लगते हैं। वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिक फ्लो में। बात समझ में आई? चलिए ये बात समझ में आ गई भाई। तो अब मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, अगर ध्यान से देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन में ले लूं और यहां पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ले लूं, जो इस इंबैलेंस से हलचल करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन लूं तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है और एक इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये इसमें लगता है, ठीक है। और जो इसमें जो अट्रैक्शन होता है ये न्यूक्लियस फोर्स लगता है। इसमें कौन सा लगता है? न्यूक्लियस फोर्स। इसमें कौन सा लगता है? न्यूक्लियस फोर्स। ये दोनों में क्या फर्क है देख लो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लगता है जिससे पास आते हैं, वो फोर्स लगता है। ये फोर्स हमेशा इस फोर्स से हमेशा बड़ा होता है ये वाला फोर्स। ये फोर्स ग्रेटर देन दिस, या मैं कहूं कि दिस इज द स्मॉलर देन दिस। ये फोर्स होता है, ये कमजोर होता है इससे, यानी कि जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में लगता है वो फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। और यहीं पे जो रिपेल करते हैं पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन से, यहां पे क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन से रिपेल करते हैं, दूसरे से दूर भागते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और उसी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, कन्वर्जन होकर के निकल जाता है। ये बात समझ में आई?
समझ में आई? अगर ये बात समझ में ना आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम सिलेबस से हटके डीप में लेके चले कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए करंट फ्लो के लिए वो कैसे आते हैं, किसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये मैंने बताने की कोशिश की। चलिए आते हैं थोड़ा सा और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी इसको मिटाऊंगा नहीं, ये ऐसे रहेंगे, देखते रहना इस पे। ठीक है, अब आते हैं कि जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर में वो क्या है भाई, वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, किसका? कंडक्टर में। तो जो मटेरियल हाई इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल में होते हैं उसमें मोबिलिटी ज्यादा होती है। या मैं ये कहूं ये कंडक्टर है स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई है। जितना मोबिलिटी हाई मतलब जितना ज्यादा संख्या में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पास करेंगे। अभी देखेंगे, अभी स्टूडेंट हम ना तो इलेक्ट्रिक डिफाइन कर रहे हैं ना तो हम इस सर्किट को डिफाइन कर रहे हैं, अभी हमने डिफाइन ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ एंजॉय करा रहे हैं, लस्सी बना रहे हैं हम लोग इस चैप्टर को। ठीक है, तो जिसमें मोबिलिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जिसमें मूव करते हो, यानी कि बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो। मोबिलिटी हाई का मतलब कि मोर फ्री इलेक्ट्रॉन TRON, और मोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि बेस्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर। बात समझ में आई? तो कंडक्टर में कौन कौन से है? आपके कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, यहां तक कि कंडक्टर में आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है, और डर्टी आपका जो वाटर है वो भी कंडक्टर है। लेकिन हमें तो बेस्ट कंडक्टर चाहिए ना। वैसे तो बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कंडक्टिविटी में प्रॉब्लम है, कुछ और कैरेक्टर है जिससे कुल मिलाकर के कॉपर हमारे लिए गुड कंडक्टर माना जाता है। मोटा मोटी समझ लो, इनके जो न्यूक्लियस संरचना है 29 होता है, बेस्ट कंडक्टर में ये आते हैं। ऐसे कोई पूछे कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर है, लेकिन अगर कहीं गुड कंडक्टर कौन है तो आप कहिएगा कॉपर। ठीक है, चलिए बहुत सारे हैं। कुछ जब मैंने कहा गुड कंडक्टर की बात होगी तो इंसुलेटर की, बैड की भी बात हो जाए। तो इंसुलेटर की डिफिनेशन, व्हाट इज इंसुलेटर? तो सिंपल सी बात है, जिसमें मैंने कहा कि मोबिलिटी हाई हो, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही ना, या हो भी तो बहुत लिटिल अमाउंट में हो, वो इंसुलेटर है। तो जिसमें लिटिल अमाउंट में ये बहुत ही कम, मान लो 1 है, बहुत ही कम हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा, तो कहेंगे इंसुलेटर है। और इसमें बहुत ज्यादा हो उसको बोलेंगे कंडक्टर है। बात समझ में आई? ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे के सारे ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है। एक क्वेश्चन एक रेज होता है यहाँ पे स्टूडेंट कि क्या सभी कंडक्टर सेम लेवल के कंडक्टिविटी रखते हैं? कंडक्टिविटी अलग चीज है, कंडक्टर तो सब है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या है? जिसमें बहुत ही स्पीड अप इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कराने की मोबिलिटी पोटेंशियल हो, उसकी कंडक्टिविटी, यानी जिस कंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है वो गुड बेस्ट कंडक्टर कहलाता है। तो क्या सभी कंडक्टर जितने हैं बराबर कंडक्टिविटी रखते हैं? नहीं। कॉपर के बहुत सारे वायर मिलेंगे मार्केट में अलग अलग नाम से, क्या सब में कंडक्टिविटी अच्छी है? कोई सस्ता है, कोई महंगा है, जो घर के वायरिंग में यूज होता है। तो इसका मतलब कि जिसकी कंडक्टिविटी जितना ज्यादा करंट को फ्लो करा ले, इलेक्ट्रॉन को पास करा ले, वो महंगा वायर आता है, यानी कि गुड क्वालिटी का कॉपर होता है। यानी यहां मैटर डिपेंड करता है इसमें लेवल ऑफ कंडक्टिविटी में। ये बात तो सही है, नहीं कि सारे इक्वल नहीं होते। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन अगर इसको सब्सटेंशियली लेस कंडक्टिविटी रखता है, कॉपर से कंडक्टिविटी कम होती है, बेस्ट कंडक्टर होते हुए भी कंडक्टिविटी कम होती है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट कंडक्टर हो उसकी कंडक्टिविटी भी हाई हो। तो हमें तो यहां देखना है कि कंडक्टिविटी किसकी अच्छी हो, ताकि करंट फ्लो कितना अच्छा करा ले, इसलिए ओवरऑल कॉपर को मानते हैं। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे भी ग्लास हैं, जैसे मान लो ग्लास है वो गुड इंसुलेटर है, लेकिन बहुत ही हीट कर दो उसको हाई टेम्परेचर पे तो वो कंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट आपके सिलेबस के लेवल का नहीं है, लेकिन समझ लो कि प्लास्टिक है, ग्लास है, ये इंसुलेटर है, लेकिन बहुत ही हीट कर देंगे तो वो कंडक्टर ही बन जाता है। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो पुअर कंडक्टर हैं, लेकिन उनको जब बहुत हीट कर देंगे तो एक बेटर कंडक्टर बन जाते हैं। जब वो ठंडा हो जाते हैं, गर्म करने के बाद ठंडा हो जाते हैं तो एक अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं।
ये आगे पढ़ने की चीज है, आपके लेवल की चीज नहीं है, लेकिन समझ लीजिए मैंने इसको बता दिया कि आपको जानकारी है। कंडक्टर अपना रेसिस्टेंस जीरो कर दे। मान लो कोई कंडक्टर है, अगर मैं कह दूं ये रेसिस्टेंस, ये कंडक्टर ही तो सर्किट बनाया है, क्लोज सर्किट, तो कंडक्टर है, अगर इसके रेसिस्टेंस जीरो है, ठीक है, इस पूरे कंडक्टर का ही रेसिस्टेंस, इसकी बात क्यों, कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं भी ये जो बाधा लगाता है ना आर, क्या मैंने बोला कि ये फ्लो यानी कि रेगुलेटर का काम करता है, तो अगर इसका रेसिस्टेंस पूरे कंडक्टर का जीरो है तो कहीं बाधा ही नहीं है, बहुत ही नॉन स्टॉप गुड क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो जिस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो होता है या टेंस टू जीरो होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ऐसा बहुत ही कम होते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं कि कोई रेसिस्टेंस अगर अपना रेसिस्टेंसिविटी लूज कर दे, यहां पे रेसिस्टेंस जीरो हो जाए तो क्या बोलेंगे, कोई भी कंडक्टर हो उसमें रेसिस्टेंस जीरो हो जाए तो क्या होगा, जब जीरो हो जाए तो बहुत ही अच्छा। और कोई कंडक्टर को -273 डिग्री, क्या -273 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर दीजिए तो उसका रेसिस्टेंस, उसका जो रेसिस्टेंस है जीरो हो जाता है। तो जिस चीज का रेसिस्टेंस जीरो हो गया वो सुपर कंडक्टर हो गया। और इसका जो रेसिस्टेंस जीरो सुपर कंडक्टर का इसने खोज किया था, उनका नाम था, क्या नाम था, एच कैमरलिंग ओनेस। 1911 में उन्होंने इस बात की खोज की थी। स्टूडेंट अभी भी यू आर नॉट गोइंग टू टच द डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी घूमो, एंजॉय करो इस चैप्टर में, चलते हैं बाद में मिलते हैं अभी, ठीक ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा इसको ही मिटा दूं। चलिए अब आते हैं कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखो, अब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे करता है। एक चीज तो देखा हम लोगों ने कि जो पोटेंशियल है यानी जो बैटरी है वो बैटरी ही इनको पुशअप करती है फ्लो करने के लिए, इनको वर्क कराती है। कैसे, बैटरी से पहले ये कैसे रहते हैं और बैटरी लगाने के बाद कैसे इनके मोशन हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जरा इसकी चर्चा कर लें। मान लो एक कंडक्टर है, मान लो ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको चौड़ा मैं कर दूं जो बताना चाह रहा हूं मैं, हाँ ठीक है। इधर गया एक इलेक्ट्रॉन, इधर गया एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है इधर मोशन किया, इधर मोशन किया, इधर मोशन किया, एक इलेक्ट्रॉन है इनका मोशन इधर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है इनका मोशन इधर हुआ। ऐसे ही मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिफोर स्विच ऑन, तो स्विच ऑन में अगर मान लो इस स्विच को ऑफ कर दो, ऑफ करने से पहले इस कंडक्टर में, इस वायर में ये ऐसे जिगजैग करते हैं। कैसे करते हैं ये, जिगजैग मोशन करते हैं, ये जिगजैग मोशन करते हैं, यानी मैं कहूं रैंडम इनका मोशन होता है। कौन सा मोशन, बिना एक्सेलरेशन का, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये इस तरह से ये मोशन करते हैं, उलझ जुलूल का काम करते हैं भाई। तो जब उलझ जुलूल काम करते हैं तो हमें तो चाहिए करंट फ्लो, और मैंने बताया करंट फ्लो एक डायरेक्शन में ही होती है, यानी कि यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म ही क्यों होती है करंट, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, माना गया है, तो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि ये एक डायरेक्शन की बात होगी, एक डायरेक्शन में होती है। और ये उल्टा काम कर रहे हैं, कोई इधर कोई इधर, लेकिन मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ध्यान से इसमें देखा गया तो ये देखा गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो इसमें कोई ना कोई इसका एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा मिल जाएगा जिसका डायरेक्शन इधर को होगा। अगर कोई नीचे करता है फ्लो तो कोई ना कोई मोशन वाला ऊपर वाला मिल जाएगा। इसका मतलब कि जो फोर्स है नेट फोर्स है, यानी कि इन लोगों का अगर नेट देखा जाए तो ये जीरो है। क्या इनका नेट जीरो है, एक इधर गया एक इधर गया। जैसे जो पाइप में पानी बहता है ना, तो पाइप में बहता है एक डायरेक्शन में बहता है, एक डायरेक्शन के लिए हमें जिगजैग नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जो ये जिगजैग में है इनको एक मोशन देना है। मेरी बातों पे ध्यान दो, मुझे एक मोशन देना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो का एक डायरेक्शन होता है। तो मैं क्या करूं कि एक यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए जिगजैग से। और देखो जिगजैग में भी कैसे चलते हैं,
मैंने कहा कि एटम होता है ना, ये एटम है, एटम है, एटम है, एटम से ही इलेक्ट्रॉन निकला है, ये भी एटम है। तो दो एटम के बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस में ही ये फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन, स्पेस में। और इसमें से कंडक्टर में अगर ध्यान से कोई देखे तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां से ले लो ये इलेक्ट्रॉन। तो जो बीच का गैप है ना इनका, ये बीच के गैप में अपना ये रास्ता बना लेते हैं, है ना। थोड़ा डिटेल में चले, ये रास्ता ये बीच के गैप में बना लेते हैं। यानी दो एटम के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस से ये मोशन करते हैं। लेकिन हमें तो यूनिफॉर्म मोशन चाहिए भाई। अब क्या करें, बड़ी मजेदार स्थिति आ गई स्टूडेंट, अब एक अच्छे मोड पे आ गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट वही एग्जिस्ट करती है जहां पे कंटिन्यूअस पाथ मिले। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट वहीं करेगी जहां पे कंटिन्यूअस पाथ मिले। क्या मिले, कंटिन्यूअस पाथ मिले, वहीं पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लो होगी जहां कंटिन्यूअस पाथ। अब हमें कंटिन्यूअस बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो। जैसे ही इस स्विच को अब मैं ऑन कर दूं, ये ऑन हो गया स्विच। जैसे स्विच ऑन होगा तो ये क्या करेंगे कि इस जो बैटरी है इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगी इनको मूव कराने के लिए, और मिलियन बिलियन में ये मूव करेंगे, ठीक है। और जो पाथ मैंने बताया यूनिफॉर्म, वो कैसे पाथ बनेगा ऐसे देखो। जैसे मान लीजिए कि जैसे ही यहां से करंट फ्लो हुई तो जो इसके अंदर, मैं इसी के अंदर ले लूं, चलो इसी को बना लूं, एक कंडक्टर है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, एक ऐसे चला, एक ऐसे चला, एक ऐसे चला। जैसे ही इसमें करंट हम फ्लो करेंगे, जैसे हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, ये प्लस माइनस, तो वैसे ही जितना जो इलेक्ट्रॉन है, इधर प्लस है, इधर करंट जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे होगा ये अट्रैक्ट होने लगेंगे और हमेशा इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये जो पॉजिटिव हमारा इधर है, तो ये सारे नेगेटिव जितने हैं ये एक डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस का जैसे इधर इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, प्लस का डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाले सीधे प्लस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और सबका मोशन किधर होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो एक यूनिफॉर्म एक डायरेक्शन हो गया। यानी कि एक डायरेक्शन में करने के लिए हमें यहाँ पे बैटरी या सेल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो जब ये फोर्स ने करंट दिया और सारे माइनस वाले जो जिग जैग थे एक डायरेक्शन में प्लस की तरफ आ गए, प्लस की तरफ इधर आ गए, ये प्लस है, ये प्लस है, तो सारे प्लस की तरफ आ गए, तो एक मोशन यूनिफॉर्म स्टेब्लिश हो गया। और जब मोशन यूनिफॉर्म स्टेब्लिश हो गया तो करंट, मैं कहूं कि हमारी करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो गई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो बात समझ में आई। तो कैसे, वही इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट वही एग्जिस्ट करेगी जहां पे कंटिन्यूअस पाथ अवेलेबल होगा। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज के लिए, यही चार्ज इलेक्ट्रिक कराते हैं, इसको इलेक्ट्रिक ही कहते हैं। इन्हीं यही रिस्पॉन्सिबल, यही फैक्टर है, यही बिजली का मूवमेंट करंट फ्लो कराते हैं। अब इनका जो पाथ जिग जैग था, अगर ध्यान से देखो तो इनका पाथ इसी में अब कैसे हो गया, ऐसे 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 फ्लो कर रहे हैं। अब इनका एक पाथ हो गया, ठीक ना। कैसे हुआ, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का, इस सेल का रोल है, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं कि अब ये भी देखो कि जो इनका फ्लो था ऐसे हुआ, कोई डाउट नहीं। ये सोर्स से चले और डेस्टिनेशन तक पहुंचने लगे, यानी कि सोर्स से चले और डेस्टिनेशन तक पहुंचने लगे, यानी कि इनका फ्लो ऐसे होने लगा। सोर्स से चले, डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, ऐसे आया और फिर यहां से सप्लाई देके यहां आया, ऐसे आया फिर ऐसे गया, ठीक ना। ऐसे सप्लाई को मूव कराता है। सोर्स से चला, डेस्टिनेशन तक पहुंचा, फिर सोर्स से चला, डेस्टिनेशन तक पहुंचा, फिर आया, फिर सोर्स से चला, डेस्टिनेशन तक पहुंचा। ये बात समझ में आई। इसलिए थोड़ा सा लेवल में बढ़ा के चल रहा हूं, लेकिन इजी करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एकदम चिथड़े उड़ा दो इस चैप्टर का, कहीं से डाउट ना रहे, जीवन में इसमें कभी डाउट ना हो। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगर मान लो अब तो बात आ गई कि करंट फ्लो हो गई, अब मैं सीधे बात करूं कि करंट फ्लो हो गई, मैं यहां से सर्किट को ब्रेक कर दूं तो करंट फ्लो नहीं होगी। जहां सर्किट ब्रेक वहां पे करंट का फ्लो स्टॉप। यानी कि जो मैं छुपा कर रखा था कि सर्किट बाद में डिफाइन करूंगा और डिफाइन करने का वक्त आ गया है। तो इसका मतलब कि क्लोज सर्किट चाहिए हमें,
अनइंटरप्टेड करंट के लिए क्लोज सर्किट, यानी करंट फ्लो करेगी व्हेन आवर सर्किट इज क्लोज, और लूप एक बना रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी। ये भी बात जग जाहिर हो गई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जरूरत है, जिग जाग से नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में, और बैटरी से हमने कराया, ये बात समझ में आई आगे। तो बिफोर द बैटरी जिगजैग, और बैटरी को ऑन कर दिया तो इनका मोशन यूनिफॉर्म हो गया, ये तो हम लोगों ने देखा। और ये भी देखा कि जो प्लस है और माइनस है, तो प्लस भारी नहीं है, माइनस हल्का नहीं है, ये भूल जाइए, दोनों ही इलेक्ट्रिकल, दोनों ही बराबर इन पे है, दोनों ही बराबर है। तो अब जरा हम बात करते हैं आगे कि प्लस माइनस, ये देखा हम लोग, प्लस माइनस का मतलब ये मत रखो कि कोई ज्यादा पोटेंशियल का है, कोई कम क्षमतावान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कि जरा एक चीज और देखो, इसमें बहुत हम लोगों ने चर्चा किया, इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट डिफाइन कर दिए। अब हम बढ़ रहे हैं किधर कि व्हाट इज करेंट, जो मैंने कहा कि बाद में बताऊंगा मट्ठा लस्सी बनाने के बाद। अब हम उस स्टेज पे आगे जो डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज करंट। आप बताओ सोच के क्या हो सकती है, जितना सुने उसमें थोड़ा थोड़ा जोड़ दो, सब करंट की डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन निकल जाएगी। लेकिन क्रक्स एक सिंपल वर्ड में ही है, क्या है कि अगर किसी क्लोज सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा, फ्री, यानी कि इन क्लोज सर्किट फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक या करंट, इज कॉल्ड करंट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी क्लोज सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट है। बात समझ में आ गई। देखो कितना खुदा पहाड़ निकली एक चूहिया, लेकिन पहाड़ को खोदना जरूरी था, एक कहीं चूहिया का रास्ता छूट न जाए, समझने से ही कहां कहां रहती है। बात समझ में आई स्टूडेंट। चलो अब जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो कि आपके बुक में ये दिया है वो कब आएगा, चलो आ ही गया, तो अभी इसको मिटाएंगे नहीं, लास्ट में भी इसी का मजा लेंगे। तो कहा गया कि भाई अब हमें बताओ सीधी सीधी कि करंट क्या है। तो कहा गया कि लो सीधी सीधी एक कंडक्टर है भाई, या इसी को ले लो। मैंने कहा कि एक पहले पॉइंट बनाता हूं कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चार्जेज फ्लो हुआ, या मैं कहूं 1 सेकेंड में कितने चार्जेज इस पॉइंट से पास हुए। 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितने चार्ज पास हुए, वही तो करंट है। ठीक है। या एक बात और ले लो, ये पॉइंट छोड़ो, मैंने कहा कि सर ये दो पॉइंट के बीच में, यानी किसी सेक्शनल एरिया, किसी एक सेक्शन को ले लो, तो वहां भी कहो कि यहां से यहां तक के बीच में 1 सेकेंड में कितने चार्जेस पास किए, वही करंट है। ठीक है। तो चलो जो क्रक्स जानना चाहते हो अब जान लो। जो आप कूलाम आई और टी का रिलेशनशिप की बात करते हो, तो कहा गया कि आई तो वही है जो एक कूलाम चार्ज को विद इन टाइम पास कर दे। यानी कि अगर T1 है और 1 कूलाम पास होता है तो कहेंगे कि करंट 1 एम्पियर है, यानी कि ए से डिनोट इसको करेंगे। ये आई हमारा कितनी होगी 1 एम्पियर, यानी कि 1 सेकंड में अगर 1 चार्ज यहां से पास करता है तो 1 एम्पियर। ऐसे ही 2 सेकंड में अगर मान लीजिए कुछ और चार्ज, जैसे मैंने कहा कि ये 2 सेकंड में अगर 2 सेकंड में अगर 10 चार्जेस पास कर लिए तो आई कितनी हो गई 10/2 इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है। इसी को ले लो कि अगर 2 सेकंड में अगर टाइम 2 है, 2 सेकंड में 20 चार्ज पास करेंगे, कितना 20 चार्ज, 20 क्यू हो गए, तो कितना आई हुई 20/2 10 एम्पियर। करंट और बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कम टाइम में जितना अधिक से अधिक चार्ज पास हो रहा है किसी कंडक्टर में, या किसी एक पॉइंट पे कंडक्टर से, या किसी एक एरिया में कंडक्टर में, तो जितने कम समय में जितना से अधिक चार्ज कूलाम पास करा लेंगे तो करंट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हुआ Q/T। तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो Q को कूलाम और पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड ही आई है।
ठीक है, तो इसकी यूनिट कूलम पर सेकेंड। क्या इसकी यूनिट हुई? कूलम पर सेकेंड। अब क्वेश्चन उठता है कि यार इसमें आप डायरेक्शन की बात की हो, करंट की और इलेक्ट्रॉन की, तो डायरेक्शन जहां होती है और मैग्नीट्यूड जहां होता है वहां तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई पूछे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो दोस्त स्टूडेंट्स ये मत बताना कि वेक्टर है। क्यों नहीं वेक्टर है? एक मिनट में जरा समझ लो। वेक्टर क्वांटिटी को मैंने कहा कि जहां पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जहां मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो वहां पे क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो क्या वेक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? जरा समझने की कोशिश करो। देखो ये क्यों नहीं है ना। मान लो हम लोगों ने मोशन में स्टडी किया था, ये सरफेस है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है सरफेस पे, यहाँ पे एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर, और इधर से भी 5 न्यूटन का लगा, तो नेट फोर्स एफ नेट कितना हुआ? 5 - 5 0। ऐसे देखा जाए प्लस है और ये -5 है, अपोजिट फोर्स 0। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक करंट पास की, यहाँ पे बैटरी है, मान लो यहां से करंट दे दिए, ऑन कर दिए, तार को यहां से ऐसे कर दिए, एक करंट इधर गई, तो अगर मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर की है और यहाँ पे भी 5 एम्पियर की है, मान लो 6 भी हो सकता है, तो यहां पे देखा गया अमीटर से नाप के, अमीटर से उदाहरण के लिए तो 10 एम्पियर हो गई। अगर ऐसा होता तो 5 इधर है, 5 इधर है, दोनों जोड़ के 0 हो सकती थी ना करंट। तो कहोगे कि भाई इस वायर में करंट 0 है, जरा हाथ लगा दो, तब तो भगवान को प्यारे हो गए। ऐसा नहीं है। तो इसमें देखा गया अमीटर से कि तो करंट 10 एम्पियर की है। तो देखो डायरेक्शन तो अलग अलग है, लेकिन ये निगेटिव, ये नेट 0 नहीं हो रही है, ये तो 10 हो जा रहे हैं। 5 + 5 ये 10 हो जा रही है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन फैक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड फैक्टर सिर्फ है। इसलिए ये करंट का जो करंट है, ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई डाउट स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं स्टूडेंट्स। आज बस इतना। अगले चैप्टर, अगले पार्ट 2 में हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे। आप बने रहिएगा इन वीडियो पे। स्टूडेंट आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।